औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं आपका फिज़िक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज हम फिज़िक्स का जो कोर्स पढ़ेंगे वो होगा न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। अब न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पार्ट 2 का ये कोर्स है और इसका हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद ये न्यूक्लियर मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी फिर 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये नोट्स अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो मुझे मैसेज वगैरह कर दे। न्यूक्लियर फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियर के बारे में और उनके इंटरेक्शन के बारे में। एटॉमिक न्यूक्लियर और उनके जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और साथ जो हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं वो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो लेक्चर था वो था मेन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं? अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखने वाली वो ये वाली है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि हमने जैसे केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कि न्यूक्लियर रिएक्शन और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो आपस में इनका कोई लिंक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। आगे ये सारी इसकी डिटेल ही है। अगर जैसे उसने पेपर में जितने नंबर का उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे उसने कहा कि क्वेश्चन लिखो जितने मार्क्स का, आपने वो क्वेश्चन उस हिसाब से अपने अटैम्प्ट करना। अगर उसने वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता 2 नंबर की, अगर वो डेफिनेशन वगैरह पूछता तो सिंपल आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, साथ ये वाला इसकी ये क्वेश्चन लिख दोगे, साथ इसका ये जो मेथड को, उसके बाद ये वाला आप हिस्सा लिख दोगे। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखनी है। न्यूक्लियर रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ अ bombarding a target nucleus by fast moving projectile and the subsequent interaction between the two, which alerts the composition energy etc etc of the target nucleus is known as nuclear reaction। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होता है, अगर इस रिएक्शन में अगर हम देखें यहाँ पे जो एक्स है ना, ये हमारे पास टारगेट है, टारगेट न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियर रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है बाय द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है जो जिसने आके हिट करना होता है टारगेट को, जब इसके साथ हिट करेगा तो फिर क्या होगा, एंड द सबसीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू, कि इन दोनों के दरमियान जब इंटरेक्शन होता है, विच अलर्ट्स, जो चेंज हो जाता है वो कुछ एनर्जी में या कुछ उसके बाकी पार्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। द टारगेट न्यूक्लियस इज नोन एज एटीसी ऑफ द टारगेट न्यूक्लियस। जो टारगेट न्यूक्लियस का मतलब उसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस सब को हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होता है उसको हिट किया जाता है या उसको बम्बार्ड किया जाता है बाय इंसिडेंट पार्टिकल, जिसे हम मूविंग प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल के मतलब हमारे पास जो स्पीड से पीछे से एक इंसिडेंट पार्टिकल आता है जो आके इसको हिट करता है। जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है, जो टारगेट न्यूक्लियस है, ये जो टारगेट न्यूक्लियस क्या करेगा, ये तो कुछ एनर्जी में एमिट कर देगा, कुछ वो डिफरेंट पार्ट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो सारा प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसेस होता है, उसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अब उसके बाद दिस रिएक्शन इज टिपिकली न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर। अब इसको ये जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको कुछ डिनोट किया हुआ कि ए हमारे पास क्या होता है इस रिएक्शन में, इंसिडेंट पार्टिकल।
ए वो वाला पार्टिकल होता है जो जिसने टारगेट न्यूक्लियस पे आके हिट करना होता है, और एक्स जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है, और बी यहाँ पे हमारे पास एमिटेड पार्टिकल है कि जो जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट से हिट करेगा तो एक बड़ा पार्टिकल होगा और साथ कुछ एक एमिटेड पार्टिकल निकलेगा, और वाई जो हमारे पास होगा वो रेजिडुअल न्यूक्लियस के बाद, मतलब जैसे टारगेट से फिर जो बच जाएगा, अब टारगेट जब डिवाइड होगा कुछ वाई में हो जाएगा, कुछ बी में हो जाएगा, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि फर्स्ट हमारे पास ये जो एक 1919 पे रदरफोर्ड ने एक रिएक्शन किया था। उसने रिएक्शन क्या किया था कि बम्बार्ड अल्फा ऑन गोल्ड, कि उसने अल्फा पार्टिकल लिया था, अल्फा पार्टिकल गोल्ड के साथ उसने हिट किया कि देयर इज नो न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड। जब उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के साथ हिट किया तो उसमें कोई न्यू पार्टिकल नहीं बना था, बिल्कुल वही जो साथ गोल्ड और हमारे पास अल्फा पार्टिकल दोबारा वही हासिल हो गए थे। ये उसने पहले एक रिएक्शन करवाया था। अब उसके बाद इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी जनरली हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री और रीअरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। क्या कहता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट होती है कि मतलब एक हमारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो आपस में रीअरेंजमेंट उनकी होगी, कुछ किसी के प्रोटॉन्स उसमें चले जाएंगे या वहाँ से कुछ एमिट हो जाएंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट के बारे में ही होगा। आगे ये वाली बात आगे जब हम कोई प्रैक्टिकल आगे जो रिएक्शन हम देखेंगे वहाँ पे आपको और मज़ीद समझ लग जाएगी। अब इसकी आएगा रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास ए जो है वो एक्सेलरेटेड प्रोजेक्टाइल, जिसे हम इंसिडेंट पार्टिकल भी कहते हैं, एक्स यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, और आगे वाई जो रेजिडल जो हमारे पास जो बाकी न्यूक्लियस बच जाता है, और बी यहाँ पे हमारे पास एमिटेड पार्टिकल जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था ऊपर। अब उसके बाद ये इसकी शेप को शो करता है कुछ वैसे कि हमारे पास जो टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और इंसिडेंट पार्टिकल ये हमारे पास जो ए है वो जब इसमें आके हिट करेगा तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो कुछ बी में कन्वर्ट हो गया, कुछ वाई में कन्वर्ट हो गया, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कुछ वैसे नॉइस वगैरह में एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाती है। द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन इन मोर कम्पैक्ट फॉर्म एज। अब हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है उसको हम एक कम्पैक्ट फॉर्म, हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है एक ये वाली फॉर्म भी होती है। यहाँ पे ये क्या शो करती है, एक्स यहाँ पे हमारे पास टारगेट है, जो टारगेट न्यूक्लियस था, ये जो हमारे पास बाकी न्यूक्लियस बच जाता है, ए हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट है, और बी हमारे पास जो एमिटेड पार्टिकल होता है। इसको इस रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका वो ये वाला होता है। अब उसके बाद यहाँ पे ए और बी की जो बात करता है वो कहता है कि लाइट न्यूक्लिय होते हैं या न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब लाइट न्यूक्लिय कौन से होते हैं, यहाँ पे एक एमसीक्यू भी आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द लाइट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियॉन्स। अगर ए की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल या उससे लेस होगी तो वो हमारे पास लाइट प्रोजेक्टाइल्स होंगे। अगर ए की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन या 4 के इक्वल होगी ए की वैल्यू तो वो हैवी प्रोजेक्टाइल्स होंगे। अब ए यहाँ पे क्या शो करता है, ए हमारे पास एटॉमिक मास नंबर होता है जो इज इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो पहली टाइप है वो स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में हम क्या करेंगे कि इफ इंसिडेंट एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स आर द सेम। अब स्कैटरिंग में ये होगा कि हमने जो इंसिडेंट हमारे पास पार्टिकल होंगे और जो आउटगोइंग होंगे वो अगर सेम रहे। अब इसका दूसरा तरीका कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो रिएक्ट कर रहे होते हैं और जो आगे जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही होती है, अगर वो दोनों सेम रहेंगी तो वो ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे उन्हें हम कहेंगे ये स्कैटरिंग वाले हैं। अब उसके बाद दूसरा आएगा, अब इसी की आगे सब टॉपिक आ जाएंगे। स्कैटरिंग हमारे पास इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक स्कैटरिंग भी हो सकती है। ये वाला भी आपको लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमारे पास स्कैटरिंग कितने टाइप की होती है, और वो दोनों टाइप से लिख के दिखाओ। आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या अगर लॉन्ग में आएगा तो आप ये सारा डिटेल में लिखोगे। अब स्कैटरिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग और दूसरी होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग।
अब हमारे पास जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है इसमें क्या हुआ कि इफ द इजेक्टिंग पार्टिकल्स बी इज द सेम एज द प्रोजेक्टाइल ए, कि अगर हमारे पास ए जो है वो इज इक्वल टू बी के, इट कम्स आउट विद द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम हो एंड एंगुलर मोमेंटम, उनका मोमेंटम भी बिल्कुल सेम हो, एज सो दैट द रेजिडेंट न्यूक्लियस वाई इज द सेम एज द टारगेट, कि बिल्कुल एक्स भी इज इक्वल टू वाई के हो, कि मतलब जो बाकी न्यूक्लियस में बच जाता था, जो वाई था हमारे पास वो, और जो टारगेट जिसे हमने एक्स से डिनोट किया हुआ था जनरल फॉर्म में, कि अगर वो एक्स और वाई भी आपस में इक्वल हों, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे इसकी उसने एग्जांपल दी हुई है, ये इसकी एग्जांपल्स में आएगा। इसके एग्जांपल्स में क्या कहेगा कि अब हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड के साथ हिट करता है तो अब हमारे पास वही अल्फा और गोल्ड बिल्कुल वैसे ही, मतलब ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, ए और बी भी इक्वल है, और ये हमारे पास एक्स था और ये हमारे पास वाई था, एक्स और वाई भी आपस में इक्वल है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस। और यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल जब पी वी इससे टकराएगा तो फिर वही यहाँ पे भी ए और बी, यहाँ पे भी ये आपस में इक्वल है और एक्स और वाई भी आपस में इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल होंगे ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। अब उसका दूसरा जो इसकी टाइप्स आएगी वो आएगी इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब ये वाली इन इलास्टिक जो स्कैटरिंग होती है इसमें ये होगा कि इन दिस केस बी इज सेम एज ए, यहाँ पे ए और बी सेम तो होंगे लेकिन बट इट हैज डिफरेंट एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। ए और बी सेम होंगे लेकिन इनकी जो एनर्जी हो जाएगी वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा और साथ एंगुलर मोमेंटम में थोड़ा फर्क आ जाएगा, सो दैट द रेजिडुअल जो न्यूक्लियस है हमारे पास वाई जो है इज लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, द प्रोसेस कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाई होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो उसके बाद फिर वो जब वो डी एक्साइट होगा तो फिर वही चीज हमारे पास आ जाएगी, वो आगे हम देखते हैं। बस आपने यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या याद रखना है कि ए और बी इक्वल होंगे लेकिन इन दोनों की एनर्जी और मोमेंटम डिफरेंट होगा और जो वाई होगा वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिएक्शन देखते हैं कि जब ए जो होगा जो इंसिडेंट पार्टिकल है जब टारगेट पार्टिकल के साथ हिट करेगा, जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था रेजिडेंट न्यूक्लियस जो होगा वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा प्लस ए का मतलब ये है कि यहाँ पे ए और बी हमने ऊपर पहले देख लिए थे वो आपस में इक्वल है। आना यहाँ पे बी चाहिए था क्योंकि वहां पे बी जो है वो ए के इक्वल है, तो इसने यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था। अब उसके बाद जब यहाँ पे ये जो रेजिडेंट न्यूक्लियस था जब वो एक्साइटेड स्टेट में था तो जब वो नॉर्मलाइज होगा तो फिर क्या करेगा, वो ये सिंपल कंडीशन में आ जाएगा और साथ यहाँ पे गामा रेज जो अल्फा जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास साथ वो अमिट करेगा। और इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये वाला होता है कि एक्स ए एंड ब्रैकेट में आएगा और एक्स हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट को शो करता है। हमने ऊपर ये पढ़ा था ना ये रिएक्शंस को लिखने का एक और तरीका, ये वाला इम्पैक्ट फॉर्म, यहाँ पे ए और बी था साथ वाई हमारे पास जो बाकी बच जाता है और ये हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस था। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे वो वाला तरीका यहाँ पे हमने वो इम्पैक्ट फॉर्म में ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा क्योंकि यहाँ पे ए इसलिए लिख दिया कि ए हमारे पास बी के इक्वल है और यहाँ पे वाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो जो रेजिडेंट पार्टिकल था वो इसकी एक्साइटेड स्टेट को शो करता था कि हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने ये वाला लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इसका जो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आएगा। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या देखेंगे, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है जब एल्यूमिनियम के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर एल्यूमिनियम ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और एच हमारे पास वैसे रहेगा कि ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी है। ए और बी आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे, तो जब एल्यूमिनियम जो एक्साइटेड स्टेट में था जब नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो साथ गामा रेज एमिट करेगा जिसे हम अल्फा भी कहते हैं।
ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, हीलियम 4 और 2 के इक्वल होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की दूसरी टाइप आएगा। अब रेडियो एक्टिविटी कैप्चर्स में क्या होगा कि इन दिस केस द प्रोजेक्टाइल ए इज अब्जॉर्ब्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस एक्स टू फॉर्म द एक्साइटेड कंपाउंड स्टेट। यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास जो ए होगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा, वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा टारगेट न्यूक्लियस में टू फॉर्म एक्साइटेड कंपाउंड, और यहाँ पे ये कंपाउंड एक्साइटेड कंपाउंड स्टेट में आ जाएगा, विच सब्सिक्वेंटली गोज डाउन टू द ग्राउंड स्टेट। फिर वो ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय द एमिशन ऑफ 1 और मोर गैमा रेज क्वांटम, कि जब वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा एक या एक से ज्यादा यहाँ पे गैमा रेज को एमिट करेगा। वी कैन राइट दिस प्रोसेस एज, अब इसको हम इस प्रोसेस को हम इस तरह लिखते हैं कि अब हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास जो ए है वो जब एक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये इसकी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब ये डी एक्साइड होगा तो यहाँ पे सी प्लस गैमा निकलेगा। अब उसके बाद इसको लिखने का तरीका हमारे पास ये वाला, यहाँ पे भी हम देखें कि जब हम ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था ना, ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, साथ ए जो है एक पार्टिकल और एमिट हो रहा था। यहाँ पे भी हम वही बात हो रही थी ना, जब ए उसे इंटरेक्ट करता है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो फिर वो यहाँ पे गैमा होता है। लेकिन इसमें उसमें फ़र्क क्या है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो साथ एक पार्टिकल एमिट होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साथ एक पार्टिकल एमिट नहीं होगा। वो जो पार्टिकल एमिट होता है वो जब ये डी एक्साइड होगा तो यहाँ पे ये निकलेगा गैमा, जिसे हम कहते हैं। अब उसके बाद इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में था। अब उसके बाद जब ये डी एक्साइड होगा तो हमारे पास ये बचेगा, साथ गैमा रेज निकल आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में। फिर जब ये डी एक्साइड होगा तो साथ यहाँ पे हमारे पास गैमा एक एमिट होगा। ये इसके एग्जाम्पल्स में आएगा। ये लहलादा भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे ये जितनी भी इसकी टाइप्स है ना, वो ये अलहदा भी पूछ सकता है और इकट्ठा भी, जैसे इसका अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये इसकी जितनी भी टाइप्स होंगी वो अलहदा भी पूछ सकता है, आपको इकट्ठा भी पूछ सकता है। तो आपने हर लिहाज से पेपर तैयारी करनी है कि जैसा वो क्वेश्चन पूछे आप लोग अटेम्प्ट कर सको। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। अब डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस क्या होता है कि वी कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस बाय, अब इसको हम इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक मतलब वही जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखने का तरीका था वो लिखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास एक्स, ए, वाई एंड बी ये आपस में इक्वल नहीं होते, सारे डिफरेंट होते हैं। अब आइदर इन जी और इन ए, यहाँ तो इनमें जो डिफरेंट है यहाँ तो जी में हो सकती है या ए में, मतलब एटॉमिक मास नंबर में, मास नंबर इनमें कुछ फर्क हो सकता है, और इन बोथ यहाँ इन दोनों में फर्क हो सकता है। यहाँ पे एक्स, ए, वाई और बी में जो फर्क है ना वो किस वजह से हो सकता है, ए की वजह से हो सकता है, जी की वजह से हो सकता है, या इन दोनों की वजह से हो सकता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड इन एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस, उसने इस रिएक्शन से उसने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि जब अल्फा पार्टिकल जब इसमें नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो साथ एक ऑक्सीजन बनेगी और साथ हाइड्रोजन बनेंगे। अब ये देखो यहाँ पे ए बी यहाँ पे एक्स और ये हमारे पास वाई, ये आपस में अब सारे डिफरेंट है, इनमें कोई भी एक जैसा नहीं है। ये वाले जो रिएक्शंस होंगे उन्हें कहेंगे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप आएगी मैनी बॉडी रिएक्शन। अब मैनी बॉडी रिएक्शन इसका नाम से भी कुछ शो होता है कि यहाँ पे कुछ एक से ज्यादा बॉडी एमिट होंगी। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज हाई, इंसिडेंट पार्टिकल है अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो, अगर उसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी तो फिर हमारे पास जो पार्टिकल एमिट होते हैं, एमिट पार्टिकल हमारे पास बी थे, वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब वो ज्यादा एमिट होंगे क्योंकि जब वो ज्यादा स्पीड से इंसिडेंट पार्टिकल हिट करेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो जो एमिटेड पार्टिकल थे
वो जो बी है हम जिसको हम कहते थे वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसके बाद कैन कम आउट ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इफ B1, B2, B3 etc represent these different particles, we can write the reaction equation। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करो तीन जो है ना वो B पार्टिकल जो B हैं वो तीन एमिट होते हैं, फिर रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, X जो हमारे पास टारगेट था, A हमारे पास जो इंसिडेंट था, और B हमारे पास जो एमिटेड निकलता है, और Y जो हमारे पास रेजिडेंट जो बाकी जो न्यूक्लियस बच जाता है वो ये होगा। अब यहाँ पे B जितने पार्टिकल एमिट होंगे, अगर फर्ज करो दो होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने दो लिख देना था, ये तीसरा नहीं लिखना था। अगर तीन है तो हम यहाँ पे तीनों लिखे रहने देंगे। अगर चार एमिट होंगे तो यहाँ पे साथ B4 भी आ जाएगा। इस तरह हम इस इक्वेशन को लिखेंगे कि जितने एमिट होंगे हम यहाँ पे वो लिख देंगे, साथ यहाँ पे टोटल वो इसलिए लिखे होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि B1 वेरी लार्ज नंबर ऑफ द एमिटेड पार्टिकल्स, के यहाँ पे एक से ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा मकदार में यहाँ पे B पार्टिकल्स एमिट होते हैं। अब ये ज़्यादा पार्टिकल क्यों एमिट होते हैं, ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वो ज़्यादा पार्टिकल एमिट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास ए जो इंसिडेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, एक इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैनी बॉडी रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिकल्स क्यों निकलते हैं, इसकी वजह क्या है, तो आप उसका आंसर ये वाला बताओगे, साथ ये वाला ये आप लिख दोगे। अब इसकी एग्जांपल, अब इसका ये वाला रिएक्शन लिखा हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन को अगर हमारे पास फर्ज करो हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन को प्रोटॉन के इक्वल वो जो इसको इक्वेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 2p का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम। अगर यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन निकलेगा प्लस 2 प्रोटॉन मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे निकलेंगे, मतलब यहाँ पे 2 भी निकलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कि जब हमारे पास हाइड्रोजन का एटम जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो साथ कार्बन बनेगी, जब कार्बन बनेगी तो साथ 3p निकलेंगे, मतलब यहाँ पे 3b एमिट होंगे। ये मैनी बॉडी के एग्जांपल्स है, ये जो मैनी बॉडी रिएक्शन था। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जब व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट, कि जब हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है जब वो टारगेट के साथ हिट करता है, इजेक्ट्स मैनी ऑफ द पार्टिकल्स, कि वो काफी ज्यादा पार्टिकल्स एमिट करता है, दे आल्सो कॉल्ड स्प्लैशन रिएक्शन। अब इसका दूसरा नाम जो है, जो सेकंड नेम है वो ये वाला है। अब इसको हम स्पेशल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। ये आपको ये वाला क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं या वो भी आपको कह देगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब इनको न्यूक्लियर फोटो इफेक्ट भी कहते हैं, मतलब एक जो जैसे हम बात करें ना एक चीज़ का एक से ज़्यादा नाम भी हो सकता है, जैसे इसके दो नाम थे, वो आप पेपर में आपको कोई भी पूछ सकता है तो आपको दोनों नाम का याद होना चाहिए कि यार ये दोनों उसी चीज़ के नाम है, तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन की, कि इन दिस केस द टारगेट न्यूक्लियस इज बम्बार्ड विद वेरी हाई एनर्जी। अब उसके बाद गैमा रेज सो दैट इट इज अराइज्ड टू बी एन एक्साइटेड स्टेट बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ द लेटर। क्या अब ये कह रहा है कि इस केस में हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस है वो बम्बार्ड किया जाता है विद वेरी हाई एनर्जी गैमा रेज, के यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा उसको गैमा रेज के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, उसके साथ बम्बार्डमेंट हम करवाएंगे। जब उसके साथ बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो फिर हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो ऑक्साइडेड स्टेट में चला जाएगा। इसको ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन आएगा। अल्फा हमारे ए जो हमारे पास वो गैमा रेज है, ये वो रिएक्शन को शो करता है, ये उसका दूसरा फॉर्म रिएक्शन को लिखने का। अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो एग्जांपल है वो इसकी एग्जांपल में हम ये मज़ीद देखते हैं अब और समझ आएगी कि अगर हमारे पास जो गैमा रेज है जब प्लूटोनियम के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जब इसके साथ ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो जब ये डी एक्साइट होगा तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन आएगा, साथ ये होगा, साथ एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ड्यूटेरियम के साथ तो ये हाइड्रोजन प्लस एक न्यूट्रॉन एमिट करेगा। तो जब ये हमारे पास
कार्बन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा, साथ ही अल्फा पार्टिकल ये एमिट करेगा। या बोरॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास ये निकलेगा, साथ हमारे पास ड्यूटेरियम निकलेगा। ये इसकी एग्जांपल में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा नॉकआउट रिएक्शन, जिसको हम डायरेक्ट रिएक्शन भी कहते हैं। अब नॉकआउट को ब्रेकअप भी कहेंगे और फ्रेगमेंटेशंस भी कहेंगे, इसका डिफरेंट नाम है। समटाइम्स ए एंड बी आर सेम, ए और बी आपस में सेम होंगे, सेम पार्टिकल्स, बट रिएक्शन कॉज येट अनदर न्यूक्लियन टू बी इजेक्टेड सेपरेटली कॉल्ड नॉकआउट। अब यहाँ पे ये होगा कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे, साथ एक और पार्टिकल मतलब अमिट होगा, कि मतलब जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आउटपुट में हमारे पास अमिट वही होगा, लेकिन साथ एक और पार्टिकल अमिट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे नॉक्ड आउट रिएक्शन। अब उसके आगे देखते हैं, ए बी आर सेम, यहाँ पे ए बी तो सेम होते हैं। अब क्या होगा, रिएक्शन कॉजेज अनदर न्यूक्लियंस टू बी इजेक्टेड सेपरेटली। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मिल गया और साथ ही हाइड्रोजन मिलेगा और साथ एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल, ये एक और एक इक्वल है, और बाय चांस यहाँ पे जो दूसरा पार्टिकल निकला वो भी इन्हीं के इक्वल निकला, लेकिन लाजमी नहीं ये वही हो, ये और पार्टिकल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए के इक्वल निकला है, लेकिन यहाँ पे कोई और पार्टिकल भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल आगे हम और देखते हैं। इसको इम्पैक्ट फार्मूला इसका ये वाला, जो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखो जरा, अब जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, साथ ये अब ये वाला पार्टिकल और निकला है। अब यहाँ पे ये तो आपस में इक्वल है, ए के इक्वल है, ए के इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्टिकल एक और निकला है, इसको हम एक डायरेक्शन लिख सकते हैं। अगर अभी तक किसी बच्चे को अगर कोई भी बात ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर वगैरह वो सब कुछ नोट्स के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। तो अब हम बात करते हैं सैमज, इसका जो टाइप है हैवी आयंस रिएक्शन। अब हैवी आयंस जो रिएक्शन होते हैं ना, कि इन दिस रिएक्शन द टारगेट न्यूक्लियस, यहाँ पे जो टारगेट न्यूक्लियस होता है इज बम्बार्डेड बाय प्रोजेक्टाइल्स higher than alpha particles. Various type of products may be produced. The reaction usually take place at fairly high energy, several hundred mega electron volts of the projectile. अब यहाँ पे वो ये बात करता है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो हायर देन अल्फा पार्टिकल्स, कि मतलब वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होगा। अल्फा पार्टिकल जिनकी इक्वल टू 4 के इक्वल होते हैं, उसके इक्वल, या जब हमने पढ़ा था ना वो लाइटर पार्टिकल, या जिसका लेस देन या इक्वल टू 4 हो, यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन या उससे इक्वल 4 से होगी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल वो हायर देन होंगे अल्फा पार्टिकल के। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करता है कि वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, मे बी प्रोड्यूस्ड, एंड द रिएक्शन यूजुअली टेक प्लेस इन फेयरली हाई एनर्जी। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना प्रोजेक्टाइल की, जो इंसिडेंट पार्टिकल की, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, वो 700 ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसकी एनर्जी होगी। क्योंकि अब जब हैवी हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, जब उसको हमने मूव करवाना है, जब उसको हरकत देनी है, तो डेफिनेटली हम उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है, एक काफ़ी बड़ी कोई चीज़ है, ट्रक है या कोई भी चीज़ हैवी है, तो जब अगर हम कोई छोटी चीज़ है अगर इसको इंटरेक्शन करवाएंगे, इसको हल्की एनर्जी देनी पड़ेगी जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अगर अब छोटी चीज़ है तो अगर उसको हमने मूव करवाना तो उसके लिए डेफिनेटली कम एनर्जी हमें चाहिए होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे भी बड़ी चीज़ हो और यहाँ भी बड़ी चीज़ है, जब दोनों को अब हमने अब इंटरेक्ट करवाना होगा तो डेफिनेटली अब इसको भी हमें हैवी एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो आगे बढ़ मूव करेगा ना, तो इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है, जब ये मूव करवाएंगे, क्योंकि अब इसका ए की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन है, जब ये भी अब हैवी पार्टिकल्स में आएगा, तो जब ये हैवी पार्टिकल्स में आएगा, जब इसे इंटरेक्ट करेगा तो डेफिनेटली इसको भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, 700 ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि आपको ये पेपर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हैवी आयंस रिएक्शन में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहाँ पे हमें 700 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ये वाला भी हैवी न्यूक्लियस होता है, हैवी पार्टिकल होता है।
तो हैवी पार्टिकल को मूव करवाने के लिए डेफिनेटली हमें हैवी एनर्जी चाहिए होगी। तो जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे सोडियम और साथ अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। जब ये नाइट्रोजन सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये नाइट्रोजन और ये इसके दो डिफरेंट एसिटोप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें टाइप की, एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन। अब एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन इसके नाम से भी शो हो रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करेगा कि इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अदर देन न्यूक्लियॉन्स, कि यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बारे में छोटे छोटे पार्टिकल्स की वो बात करेगा कि इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स अदर देन न्यूक्लियॉन्स। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करेगा। अब इसके एग्जाम्पल करने से पहले ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये क्या लिखा हुआ है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है पाइयोन, पाइयोन पाई से डिनोट करते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पाइयोन पॉजिटिव, पाइयोन नेगेटिव, पाइयोन नॉट। अब इसका मतलब कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसका मतलब यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसके सब जो पार्टिकल होते हैं वो इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं पाइयोन के। और P यहाँ पे प्रोटॉन को शो करता है, N यहाँ पे न्यूट्रॉन को शो करता है। अब ये वाला सारे पॉइंट, अब ये वाला जो है ये लैम्डा ब्रियोन को शो करता है, और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ, इसका मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अब उसके बाद ये वाला जो K लिखा हुआ है इसका मतलब होता है की ऑन। इसको पढ़ने का जो तरीका है ये कहेंगे की ऑन। की ऑन ये यहाँ पे पॉजिटिव है। वैसे की ऑन हमारे पास ये एक पॉजिटिव भी होता है और की ऑन एक नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे की ऑन 0 लिखा हुआ, मतलब ये न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल में देखते हैं, जब प्रोटॉन प्रोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास एक प्रोटॉन आएगा, साथ एक न्यूट्रॉन आएगा, प्लस हमारे पास पियोन पॉजिटिव आएगा। या पियोन नेगेटिव जो है जब प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास पियोन जो न्यूट्रल है वो एमिट होगा, प्लस एक हमारे पास न्यूट्रॉन एमिट होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब प्रोटॉन जो पियोन न्यूट्रल है जब उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास की ऑन न्यूट्रल एक एमिट होगा, साथ लैम्डा ब्रियोन न्यूट्रल जो पार्टिकल वो एमिट होगा, साथ कुछ एनर्जी वगैरह एमिट होगी। आपने बस इन रिएक्शंस को यहाँ तक ही याद रखना है, ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये हमने एग्जाम्पल में देने हैं, तो इसलिए बस एग्जाम्पल में देने के लिए ये वाले सारे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। हम उसके बाद दीज रिएक्शंस आर यूजली प्रोड्यूस्ड एट एक्सट्रीमली हाई एनर्जीज विच मे बी several 100 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी हमारे पास हाई एनर्जी चाहिए होती है इनको रिएक्शंस को करने के लिए। हालांकि ये एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनके पास फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमें यहाँ पे सर्वर अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे सर्वर 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी हमें चाहिए होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आएगी वो आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसका इस रिएक्शन में क्या होगा, व्हेन हैवी न्यूक्लियाई कैप्चर इंसिडेंट पार्टिकल, कि जब वो इंसिडेंट पार्टिकल कैप्चर करेगा देन दिस इंटीग्रेट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स विद द एमिशन ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स, कि जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस जो एक्स हमारे पास, जब उसमें इंसिडेंट पार्टिकल आएगा तो वो एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्टली वो 2 फ्रेगमेंट्स में, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा, साथ कुछ फ्यू पार्टिकल्स भी साथ एमिट होंगे। कि जब यहाँ पे न्यूट्रॉन को यूरेनियम एटम के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो ये 2 पार्टिकल्स हमारे पास एमिट होंगे और 3 साथ न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफर रिएक्शन की। अब ट्रांसफर रिएक्शन इसके नाम से शो हो रहा है, कुछ ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पता क्या ट्रांसफर होगा कि इफ 1 or 2 न्यूक्लियॉन्स आर ट्रांसफर बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस, कि हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है, जो हमारे पास ए जो आ रहा है और एक्स जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस था, अब उनके दरमियान कुछ न्यूक्लियंस जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे, कि देन द रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर रिएक्शन। अब इसलिए हम इस रिएक्शन को ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं कि यहाँ पे कुछ न्यूक्लियंस जो होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं, तो इस रिएक्शन को इसलिए हम ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई वो पूछ सकते हैं। आगे इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ही होंगे, लेकिन बेस ऑन द मैकेनिज्म।
इनकी मैकेनिज्म पे वो कैसे किस तरह डिपेंड करती है। पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ था पीयू के फाइनल में। कंपाउंड न्यूक्लियर से डायरेक्ट रिएक्शंस, रेजोनेंस रिएक्शंस, आगे डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा डिटेल में करेंगे। ये वाला भी पेपर में आया हुआ था। अगला लेक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।